क्योंकि नीतीश कुमार 3 लोगों को चाह रहे थे कि कैबिनेट में जगह मिले, 2 के नाम अभी साफ हो पाए क्या? वो कौन 2 नाम होंगे? क्या वो 2 नाम होंगे भी या नहीं होंगे, ये क्या साफ हुआ है? बिल्कुल, ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया है कि वो और 2 नाम कौन होंगे, ये अब तक तय नहीं है। लेकिन इतना तय हो गया है कि जेडीयू इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। पिछले बार जब शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि इनको 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल और 1 एमओएस चाहिए, और शायद यही वजह है कि उस समय जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई, क्योंकि 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल मिल रहा था। और जैसा केंद्र सरकार के भी तरफ से यह कहा गया था कि 1 पार्टी 1 सहयोगी 1 मंत्रिमंडल, तो ऐसे में जेडीयू ने शपथ नहीं लिया था। और अब ये तय हो गया है कि जेडीयू शामिल हो रही है, तो इतना ज़रूर माना जा रहा है कि हो सकता है कि 2 या 3 मिले। 2 मिले अगर तो 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल और 1 एमओएस, और अगर 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल तो 2 एमओएस मिल सकता है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जो आरजेडी के माफ कीजिएगा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो वही पशुपति पारस जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी कल शाम में दिल्ली पहुंचे हैं। और अब सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो शामिल हो ही रही है। जो पहले रामविलास पासवान के मरने के बाद कौन शामिल होगा, क्या चिराग पासवान के गुट के लोग शामिल होंगे या फिर पशुपति पारस की तरफ से कौन शामिल होगा, इसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब यह तय हो गया है कि पशुपति पारस जो हैं वो एलजेपी के तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और अब चिराग पासवान आगे क्या करते हैं, इसके लिए भी इंतजार करना होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर एलजेपी के नाम से कोई भी आदमी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि चिराग पासवान अब आगे क्या करेंगे। तो ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि चिराग पासवान क्या करते हैं। लेकिन इतना तय हो गया है कि जेडीयू और एलजेपी बिहार से इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। और वहीं साथ में अब फोन का इंतजार किया रहा है कि जेडीयू के वो 2 और कौन लोग हैं जिनके उस पर भी नजर रहेगी। जरा रहिए आप साथ। देखिए, बिहार के बाद सीधे रुख जरा उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी से अपना दल के अनुप्रिया पटेल को भी दिल्ली बुलाया गया है, यानी वो भी पहुंचेंगी और उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। क्या पद उनको दिया जाता है, अभी देखिए सब साफ नहीं है, लेकिन ये संभावित चेहरे हैं। वो लोग जिनको फोन पहुंच रहे हैं, जो नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनकी जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है। अनुप्रिया पटेल, क्योंकि उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव है 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश बहुत प्रमुख है उसमें। और जैसा कि बीजेपी ने पहले ही साफ किया था कि जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, तो अनुप्रिया पटेल को भी कॉल आया है, वो भी गई है। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, और उत्तर प्रदेश से और कौन चेहरा हो सकता है नजर, क्योंकि उस बात पर भी है, अनुप्रिया पटेल को तो चलिए बुलाया गया है, और कोई नाम हो सकता है? देखिए, नामों पर केवल कयास ही लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यह विशेषाधिकार है। और जिन नेताओं को फोन गया है, ना तो वो ये कह सकते हैं कि बता रहे हैं कि हमारे पास फोन आया, ना फोन करने वाले बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा होने की इसलिए भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा, और एक समुचित प्रतिनिधित्व रहे सूबे का, इसका पूरा प्रयास रहेगा। जातिगत संतुलन ठीक प्रकार से रहे, जो सत्ता का एक संतुलन होता है सूबे का वो रहे। और अनुसुईया पटेल, क्योंकि पहले भी मंत्री रही थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उन्हें शामिल किया गया था 2014 में, लेकिन जब 2019 में सरकार बनी तब वो दोबारा से शामिल नहीं हुई थी, उनको शामिल नहीं किया गया था। अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी एक बड़ी भूमिका अपना दल की रहेगी, बाकी छोटे सहयोगियों की रहेगी, तो उनको शामिल किया जा सकता है। ठीक, जरा आप रहिए साथ। देखिए, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं इस मुद्दे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनिए। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल फेरबदल के सवाल पर क्या कहा, सुनिए। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं, ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। यानी देखिए, चंद्रमोहन अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं, बाकायदा फोन बंद कर बैठे हैं, लेकिन हलचल तो तब तेज हो जाएगी क्योंकि अभी एलजेपी किसकी यही निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में पशुपति पारस तो दिल्ली बैठे हुए हैं।
अगर वो स्वीकारते हैं तो किस तरीके के एक्शन चिराग पासवान ले सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान अगर एलजेपी के नाम पर कोई दूसरा आदमी जाता है, मतलब उनकी सहमति अगर नहीं होती है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वो कोर्ट जाएंगे। जाहिर सी बात है, पशुपति पारस एलजेपी को लेकर जब पार्टी के में बगावत हुआ था, उस समय उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि एलजेपी के जो भी सांसद हैं वो हमारे पक्ष में हैं, और साथ ही जो उन लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिख कर दिया था, उसमें संसदीय दल के नेता भी यही चुने गए थे। तो ऐसे में अब चाचा भतीजे की लड़ाई साफ तौर पर जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पशुपति पारस अगर मंत्री बनते हैं, तो उसके बाद भी एक लड़ाई पशुपति पारस को लड़ना होगा। और चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर एलजेपी के नाम पर कोई भी जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो वो कोर्ट जाएंगे। साफ तौर पर जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय ये कह दिया गया था एनडीए के तरफ से कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, जिस तरह से उन्होंने बगावत किया था, उसके बाद से उनको अलग थलग रखने की कोशिश भी की गई थी और वो अलग नजर भी आए, क्योंकि वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार में बयान भी देते रहे। तो अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि जो पार्टी है वो चाचा के पास है। ऐसे में एलजेपी के तरफ से उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि चिराग पासवान अब सीधे तौर पर कोर्ट की दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो जाएगा, उसके बाद यह देखना होगा कि चिराग पासवान किस तरह का कदम उठाते हैं। ठीक है विक्रांत, क्या ये भी संभव है कि कैबिनेट से कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो पाए, क्योंकि एक नाम तो अभी तक सामने आ ही चुका है, थावरचंद गहलोत, जिनको राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटक का। देखिए बिल्कुल एक नाम थावरचंद गहलोत जो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, अब उन्हें गवर्नर की भूमिका दी जा रही है, वहां के गवर्नर उन्हें बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे अपने मंत्री पद से और उसके बाद गवर्नर का कामकाज वो संभालेंगे। कुछ और नेताओं के, क्योंकि पीएम मोदी ने एक लंबी समीक्षा बैठकें की है अपने सभी मंत्रियों के साथ, तो उनके कामकाज की समीक्षा के पीछे का कारण यही बताया जा रहा था कि एक तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड देखना चाह रहे थे, कैसे कैसे क्या काम हुआ है और उसके आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल दिखाई दे सकता है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की खबरें हैं कि कुछ मंत्रियों के कामकाज में बदलाव हो सकता है या फिर मंत्रिमंडल से उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है, इस तरीके की खबरें हैं। हालांकि इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन विक्रांत, क्या ये साफ हो पाया है कि कितने ऐसे मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे, क्योंकि 28 की जगह है, संभावना 20 तक की बताई जा रही है, कुछ अभी और क्लियर हो पाया क्या? देखिए बिल्कुल 28 के करीब पद खाली है, क्योंकि 81 मंत्री रख सकते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में हम देखें तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, क्योंकि कुछ हाल जैसे रामविलास पासवान का देहांत हो गया और जो अतिरिक्त प्रभार था इन सब मंत्रियों का वो दूसरे मंत्रियों को दिया गया। तो कई मंत्री 2-2, 3-3 मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पर भी होता है। बाकी मंत्रालय, क्योंकि सभी को समय देना, सभी मंत्रालयों को समय देना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण मंत्रालय जो है वो स्मूथ तरीके से आगे चले, उनकी गति तेज रहे, रफ्तार तेज रहे काम करने की। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल को पूरा भरा जा सकता है। तो करीब करीब ये मान के चल सकते हैं कि अगर इसे पूरा भरने की कोशिश की जाती है तो करीब 2 दर्जन नए मंत्री इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगला साल विधानसभा चुनाव का है, बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लगभग 2024 की एक भूमिका आ जाती है सरकार के सामने, अपने ब्लूप्रिंट को सामने रखने की एक बड़ी चुनौती आ जाती है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो 2024 के चुनाव के लिए इस मंत्रिमंडल पर निर्भर करती है और उसको देखते हुए ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। यानी देखिए 3-4 नाम तो ऐसे हैं जो लगभग जिन पर बहुत ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही थी कि वो तय हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, नारायण राणे भी, और उसके साथ साथ असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी है। आशिका सब, क्योंकि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो 3:30 बजे तक दिल्ली पहुंच रहे हैं, जानकारी मिल रही है। जो सर्बानंद सोनोवाल है वो कब तक पहुंच रहे हैं दिल्ली? देखिए लगभग 3 बजे का समय उनका भी है दिल्ली पहुंचने का, तो अब किसी भी समय वो दिल्ली पहुंच रहे होंगे। उनको फ़ोन आया था जिसके बाद वो जल्दी में रवाना हुआ है दिल्ली के लिए। और अब जब कैबिनेट विस्तार होगा तो संभव है कि एक अहम चेहरा बनकर सर्बानंद सोनोवाल सामने आए। जब से उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तब से ही ये
कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में अहम भूमिका उन्हें दी जा सकती है, जिस पर अब कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी देखिए कई चेहरे अभी तक सामने आए हैं। हो सकता है अभी आने वाले समय में कुछ और लोगों को फोन जाए और वो चेहरे भी दिल्ली के लिए रवाना हो। उस पर भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तमाम